हम लोग ग्रहायुर्दाय साधन, इसके बाद से लग्नायुर्दाय साधन कर लिए। अब दशा अंतरदशा साधन, तो वैसे तो कहा गया है कि कलौ पराशरा मतेन, कलिकाल में पराशर के मत अर्थात विंशोत्तरीय दशा चलती है। फिर भी और प्रायः व्यवहार में विंशोत्तरीय दशा के अनुसार ही महादशा अंतरदशा का आनयन कर फलादेश किया जाता है। किंतु वराहमिहिराचार्य ने जो यहाँ दशा अंतरदशा अध्याय दिया है उसको हम लोग अध्ययन करें तो ग्रहों की दशा सोध्यक्षेप विशुद्ध कालो जो जेन जीविते दत्तः सविचिन्त्या तस्य दशा स्वदशा सुफल प्रदा सर्वे। जिस प्रकार हम लोग स्पष्ट ग्रह लग्न स्पष्ट करके उस ग्रह का बलाबल के अनुसार शोधन कर लेते हैं, उससे ऋण या धन करने के बाद जितना समय बचता है उस ग्रह की दशा में कहते हैं कालो जो जेन जीविते दत्तः, जिस ग्रह का जितना काल बचता है समय बचता है वही जो है उस ग्रह की दशा काल समझना चाहिए। सभी ग्रह और फिर आगे कहते हैं तस्य दशा स्वदशासु फल प्रदा सर्वे, सर्वे ग्रहाः स्वस्वदशायाम अंतरदशायाम फलम ददातु। सभी ग्रह अपनी अपनी दशा काल में दशा अंतरदशा में शुभाशुभ फल, शुभ ग्रह शुभ फल और अशुभ ग्रह अशुभ फल को देते हैं। समझे? तो ग्रह हमने जो ग्रहायु साधन किया है नक्षत्र, इस ग्रह सभी ग्रह को स्पष्ट करके लग्न को स्पष्ट करके और उसका जो आयु साधन किया है उस आयु वर्ष मास दिन जो हुआ है वही उस ग्रह का दशा मान हुआ। और जो भी ग्रह होता है, जो भी ग्रह है, सभी ग्रह अपने अपने दशा अंतरदशा काल में शुभाशुभ फल देते हैं। जो शुभ ग्रह है वह सुफल, जो अशुभ ग्रह है वह अशुभ फल देते हैं। अब आगे कहते हैं दशा क्रम कि भाई ये तो हम तो सातों ग्रह को लग्न को सबका जो है आयु निकाले, तो अब उसमें किसका पहला होगा? जैसे मतलब पराशर ने कृतिका के नक्षत्र से गणना करके और सूर्य चंद्रमा मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र इत्यादि ऐसे करके विचार करने के लिए अपना किए। इसमें नहीं, ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। कैसा? तो लग्नार के शशांकानां जो बलवांश तदा बलवांश तब दशा भवेत प्रथमा।
अर्थात प्रथमा कौन होगा? तो लग्नार्क चंद्रानांग मध्य। लग्न, अर्क माने सूर्य, चंद्र माने चंद्र जानते ही हैं, चंद्रानांग मध्य। इन तीनों में जो बलवान होगा तस्य प्रथमा दशा भवेत, उसका प्रथम दशा होगा। वहां फिर भी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? तो तथा प्रथम दशा पतेर्चा बंतो ग्रहा केंद्रस्था भवन्ति तेषां बलाधिक्येन भवेत दशा। अब कहते हैं कि जो ये तो एक सिद्धांत बना दिए कि जो बली हो प्रथम में उसी की दशा होती है। पुनः उसके बाद दूसरा कौन होगा? तो केंद्रस्थ ग्रहों की, जो केंद्र में ग्रह हो उसका। फिर तीसरा तत्पश्चात पणफरस्य, पणफर में, पणफर माने 2, 5, 8, 11। हाँ, केंद्र माने 1, 4, 7, 10 और पणफर माने 2, 5, 8, 11। हाँ, फिर अंत में किसका होगा? तो आपोक्लिमस्थ तत्केंद्र पणफरापोक्लिम गतानांग फलाच्छेखा। अब आपोक्लिम क्या हुआ? तो 3, 6, 9, 12। इसमें जो ग्रह होगा उसका अंतिम में होगा। समझ गए? क्या होगा? लग्नार्क शशांकानां जो बलवान सदशा भवेत प्रथमा। लग्न, अर्क माने सूर्य, शशांक माने चंद्रमा, इनमें जो बली हो उस ग्रह की दशा पहले होती है। अब यदि अगर वहां वर्ष में भी मतलब यदि कोई बल में दो ग्रह समानता हो, दो ग्रह अगर समानता हो, तब क्या किया कि करिएगा? इसमें एक विशेषता है कि यह तो एक कह दिए कि लग्न, सूर्य एवं चंद्रमा में जो बली ग्रह हो प्रथम में उसी की दशा होगी। लेकिन यदि दो ग्रह बलवान होगा तब क्या कीजिएगा? तो ऐसी परिस्थिति में जिस ग्रह का दशा वर्ष संख्या अधिक होगा वही प्रथम पहला हो जाएगा। अब इसमें भी तारतम्य होगा कि यदि अगर वो भी वर्ष भी समान हो जाए, लग्न का मान के चलिए कि सूर्य का भी और चंद्रमा का भी वर्ष दोनों जो है बराबर हो गया, तब क्या किया जाएगा? तो उसमें प्रथम जो उदित होने वाला ग्रह होगा वही पूर्ण दशा, पूर्व दशा कहलाएगा, होगा उसी का। समझ गए? उसके बाद केंद्रस्थ, केंद्र में जो ग्रह बैठा है उसका, उसके बाद पणफरस्थ यानी 2, 5, 8, 11वें भाव वाला, उसके बाद सबसे अंतिम में 3, 6, 9, 12 में। क्या समझ गए? कोई संदेह है? कोई संदेह? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए। अब ग्रहों की दशा में शुभत्व का कैसे जो है हम करेंगे विचार? तो मान के चलिए कि शुभग्रह है बुध, बृहस्पति, शुक्र और पूर्ण चंद्रमा, यही 4 गुण शुभग्रह है। तो इसका हम एक मान लेंगे कि ये चारों जो है शुभग्रह है, इसमें जो है मतलब शुभे होगा। ऐसा तो नहीं होगा यदि वो अपने नीच में हो। तो उसके लिए भी आपको कह रहे हैं, विचार करने के लिए कहे हैं कि
मित्रो मित्रोच्च स्वगृहांसोपगतानां शोभना दशा सर्वा सर्वे ग्रहा दशापतौ ज्ञाते तदशा शुभ ज्ञानम आह जन्म काले जो ग्रहो मित्र क्षेत्रस्था अपने मित्र के घर में हो, जश्च स्वोच्चस्थः अपने उच्च भाव में हो, जश्च स्वक्षेत्रस्थः अपने क्षेत्र में हो, अपने घर में हो, स्वनवांशगतः अपने नवांश में हो, तस्य दशा शोभना उसकी दशा शुभ कारक होगा, शुभ फल देने वाला होगा। हाँ, उच्चा द्वादश रासौ नवम भाग नवमंशश्च उच्चाभिलाषी तस्यापि दशा शोभना। अब कहते हैं ये तो कह दिया कि लेकिन इसके साथ साथ उच्चाभिलाषी जो ग्रह हो, उच्चाभिलाषी क्या होता है? तो मान के चलिए चंद्रमा अभी मेष राशि के 25 अंश पर है। आगे मेष के बाद वो कौन सा राशि होगा? वृष होगा। तो वृष होगा ना, तो वृष जो होगा तो चंद्रमा के लिए वृष तो उच्च है ना, तो वो तो अब जाने वाला है उच्च में ना, तो वही हो गया उच्चाभिलाषी, वो उच्च में जाने वाला हो गया। समझ गए? तो उच्चाभिलाषी जो होगा वह भी शुभ फल देगा, संपूर्ण फल देगा। इसके विपरीत कहते हैं, इसके विपरीत क्या होगा? तो ग्रह अपने नीच में हो, शत्रु गृह हो या अस्त में हो, तो उसकी संपूर्ण दशा अशुभ फलदायक होगा। कैसे कैसे में? अपने नीच में हो, जैसे चंद्रमा का ही लीजिए, चंद्रमा वृक्ष में उच्च होते हैं और नीच उनका वृश्चिक हो गया, तो चंद्रमा यदि अगर वृश्चिक में हो तो वो बुरा फल देंगे। चंद्रमा का तो कोई शत्रु होता नहीं है, सूर्य है, तो अगर शनि उनका शत्रु है, शनि के घर में बैठे हैं वो बुरा फल देंगे। और सूर्य चंद्रमा अस्त नहीं होते, दूसरे अगर कोई बृहस्पति अगर सूर्य से अस्त है तो वो बुरा फल देंगे। समझ गए? तो वही कहते हैं, मित्रोच स्वगृहान सोपगतानां शोभना दशा सर्वाः। मित्र के घर में, अपने उच्च घर में, अपने गृह में, अपने स्वनवांश में और सोपगता नाम अर्थात उच्चाभिलाषी हो तो शोभनांग दशा सर्वा, मतलब इसमें जो है मतलब संपूर्ण शुभ फल देने वाला है। न तो कथित विपर्दय स्थानाम, नहीं तो इसके अतिरिक्त, इसके विपरीत में जो हो वो कदापि शुभ फल नहीं देंगे। जैसे नीच में हो या शत्रु घर में हो या अस्त हो तो वो शुभ फलदायक नहीं होंगे, वो अशुभ फलदायक होंगे। है ना? समझ गए? क्या आगे बढ़े? बोलिए।
अच्छा चलिए, अब लग्न की दशा में शुभाशुभत्व कहते हैं। होरा दशाधिकाने पूजित मध्याधमाचरे क्रमशः द्विशरीरे विपरीता स्त्री तो पापिष्ट मध्य फला। अब देखिए, होरा दशाधिकाने पूजित मध्याधमाचरे क्रमशः, क्रमशः चर स्थिर और द्विस्वभाव ये होते हैं ना। तो क्रमशः यदि अगर लग्न चर हो तो वो प्रथम दृष्टान में शुभ फल देंगे, द्वितीय दृष्टान में मध्य फल देंगे और तृतीय दृष्टान में अशुभ फल देंगे। अब इसका तात्पर्य समझिए कि लग्न जो है चर है, अभी चरे का मान चल रहा है, तो चर, तो चर राशि मेष लग्न है ना। तो चर मेष लग्न हो तो लग्न चर हो गया। अब वह लग्न प्रथम दृष्टान में हो तो प्रथम दृष्टान कब तक होगा? राशि त्रिभागो दृष्टान, राशि का तीसरा भाग दृष्टान होता है, अर्थात मेष के 10 अंश के अंदर 10 अंश तक यदि अगर वो लग्न है तो वो जो है क्या हो गया? वो प्रथम दृष्टान हो गया। तो प्रथम दृष्टान में यदि अगर लग्न है तो पहले वो शुभ देगा, फिर बाद में वो अशुभ फल देगा। इसी प्रकार अब द्विस्वभाव ले लीजिए, तो मिथुन लग्न है ना, मिथुन आपको द्विस्वभाव हो गया। तो द्विस्वभाव जो है वह क्या करेगा? तो वो इसका लग्न का फल उसका जो है विपरीत हो जाता है, अर्थात प्रथम देशकान में वह अशुभ फल दे देता है, हाँ अशुभ, और द्वितीय दृष्टान में मध्यम फल तथा तृतीय दृष्टान में वह शुभ फल देता है। समझ गए? अब आया स्थिर, तो स्थिर कौन सा हो गया? वृषभ, वृष जो हुआ वह स्थिर हो गया, सिंह जो है वह स्थिर हो गया, है ना, वृश्चिक जो हुआ वह स्थिर हो गया, कुंभ है वह स्थिर हो गया। तो ये सब अगर लग्न हो तो प्रथम दृष्टान में अशुभ फल देगा, द्वितीय दृष्टान में शुभ फल देगा और तृतीय दृष्टान में मध्यम फल देगा। समझ गए ना? अच्छा, तो होरा दशाधिकाने पूजित मध्या धमाचरे क्रमशः द्विशरीरे विपरीता स्थिरेतु पापिष्ट मध्य फला, यही बात कहे हैं। अब आप इसको पूरा ध्यान में रखना है कि मेष, कर्क, तुला, मकर यह चर लग्न होता है। मेष, कर्क, तुला, मकर यह चर लग्न होता है। मेष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ यह स्थिर होता है। मिथुन, कन्या, धनु, मीन
ये द्विस्वभाव लघु होता है। हाँ, तो चलिए अब ये तो हो गया महादशा का। अब महादशा में अंतरदशा भी तो ज्ञान करिएगा, है? तो पराशर ने अंतरदशा का गणित भिन्न दिए हैं कि दशा दशा हटा काटा दशभिर भाग माहरे, इस प्रकार से जो है मतलब वह किए हैं। और इसमें सो बात नहीं है, इसमें जो है विंशोत्तरी दशा की तरह नहीं है। इसमें जो है उसका ये कह रहे हैं एकर्चेर्धं त्र्यंशं त्रिकोणयोः सप्तमे सप्तांशं चतुरस्त्रयोस्तु पादं पाचयति गतो ग्रह स्वगुणैः। अब देखिए, एकर्चे अर्धम, यदि अगर जिस ग्रह के महादशा में जिस ग्रह का अंतरदशा लाना है उसमें एकर्चे स्थिता स तद्दत्त दशायां अर्धम अपहृत्य, तो उसमें जो है उस दशा का आधा अंतरदशा होगा। मान के चलिए कि सूर्य के साथ बुध बैठा है, तो सूर्य में जो है और सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य का जो है 1 वर्ष जो है आयु हुआ, एक उदाहरण के तौर पर 1 वर्ष आयु हुआ, तो अब और सूर्य के साथ बुध है, तो यहाँ सूत्र के सूत्रानुसार क्या कहते हैं, एकर्चे अर्धम, एक साथ बैठे हो एक घर में तो अर्धम अर्थात उनके 1/2 अंतरदशा हो जाएगा। समझ गए? फिर कहते हैं कि दशाधिप के साथ रहने पर एकर्छं अर्धम। फिर कहते हैं कि त्रिकोण में त्रिकोणयो त्र्यंशं, अगर दशाधिप से त्रिकोण, जहां दशाधिप बैठा हो वहां से त्रिकोण में रहने वाला ग्रह तृतीयांश यानी 1/3, और वह अंतरदशा का हो जाएगा। चतुर्थ और अष्टम में चतुरस्त्रयोस्तुपादम, चतुर्थ और अष्टम भाव में 1/4 यानी 1/4 पाचयति, सप्तमे तु सप्तमांशम, और उस ग्रह से 7वें भाव में जो ग्रह रहता है वह 1/7 उसका अवधि होता है। तो दशा, अब इसको ऐसे समझ लीजिए, दशाधिप के साथ रहने वाला ग्रह एकर्छ यानी अपने स्वभावानुसार दशाधिप के अंतरदशा से आधा, अब दशाधिप के अंतरदशा से आधा, और फिर त्रिकोण में रहने वाला ग्रह त्र्यंशं 1/3 अंतरदशा का पाचक होता है। चतुरस्र चौथे और 8वें में रहने वाला ग्रह चतुर्थांश 1/4 तथा सप्तम भाव में रहने वाला ग्रह सप्तमांश 1/7 का पाचक होता है। इस प्रकार निम्नलिखित स्थानों में अनेक ग्रह हो तो एक ग्रह बलि ग्रह अंतरदशा का पाचक होता है। उक्त स्थान में जिस स्थान में स्थित ग्रह अंतरदशाधिप नहीं होते हैं, इसी प्रकार लग्न से भी समझना चाहिए।
अब अंतर्दशा साधन के लिए ये कह रहे हैं कि साधन कैसे कीजिएगा। ये तो अवधि दे दिए, साधन कैसे कीजिएगा। भागा सदृश देर विवर्जिता संयुता दशाच्छेदा प्रत्यंशा गुणकारा पृथक पृथक चांतर दशास्ता। अब देखिए कहते हैं भागा सदृश छेदेर विवर्जिता, जितने ग्रहों का आप अंतर्दशाधिकार प्राप्त हो, जितने का अंतर्दशा अधिकार प्राप्त हो, उस अगले 5वें श्लोक के अनुसार दशाधिप सहित उन ग्रहों के भाग लिखकर, जैसे पहला है 1/2, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/4, चौथा है 1/7 और 5वां 1/1 होगा। जिस ग्रह का अपना अपना भी तो उसका अंतर्दशा होगा, तो वो 1/1 होगा। तो इस सब का भाग लिख करके और समच्छेद कर देना है। समच्छेद का अर्थ होता है भिन्न भिन्न गणित। हर का त्याग कर दें और अंशों का योग, वर्षादि दशा का भाजक एवं प्रत्येक अंश अलग अलग गुणक होते हैं। पृथक पृथक चांतर दशा गुण प्रत्यंशा गुणकारा पृथक पृथक। इस प्रकार दशा मान को अलग अलग गुणक से गुणा कर भाजक से भाग देने पर अंतर्दशा होती है। अब उदाहरण के लिए लग्न की दशा में क्रमानुसार अंतर्दशा लाने के लिए कहते हैं। लग्न 1 हो गया और सूर्य जो है उनसे कोण में है तो 1/3 हो गया। चतुरस्र में गुरु है तो 1/4 हो गया। यह पाचक हुआ। अब इसका न्यास करिए तो 1/1, पहला तो 1/1 जिनका लाना होगा वो तो एक रहेगा, दूसरा जिस हिसाब से है उस हिसाब से रखना होगा तो 1/3, फिर तीसरा 1/4, उससे 7वें में कोई ग्रह नहीं था। अब समच्छेद करेंगे तो 1/1 का मतलब हो गया 12/12, 12 ग्रह तो 12 है ना। अच्छा, और दूसरा हो गया 4/12 और तीसरा हो गया 3/12। अब क्रमानुसार गुणक 12, 4, 3 गुणकों का योग कर लीजिए। हर को अब छोड़ दीजिए, कहे है ना जो हर को छोड़ दीजिए और गुणक को जोड़ लीजिए। तो जोड़े तो आपको कितना हो गया, 12 जोड़ 4 जोड़ 3 बराबर 19। अब लग्न की दशा वर्षादि इतना है। अब इसी प्रकार से अपना उदाहरण कर लीजिएगा और यह जो है आपको यह अध्याय समाप्त हो गया। आज का यहीं पर विश्राम दीजिए। इसको पूरा जो है ध्यान पर रखिए और कल से अष्टक वर्ग प्रारंभ होगा। इसको पूरा जो है पचा लीजिएगा, समझे ना। बोलिए बोलिए। ठीक ठीक है, ठीक है।